अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? ऑप्शन ए पादप वर्गीकी, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी पादप कार्यकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके कार्यकी में पौधे में होने वाले विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन है? तो क्लाउडे बर्नार्ड है। अगला क्वेश्चन दिया है मोनेरा जगत से। मोनेरा जगत से कौन सा क्वेश्चन है? मृत जीवों के अपघटक कौन से है? तो पहला है आयरस, बैक्टीरिया, फंजाई। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के अपघटन करके उन्हें सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक के उदाहरण बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ हैं। अगला क्वेश्चन है कवक जगत से। लाइकेंस में शैवाल और कवक का रिश्ता पादप कार्यकी परिस्थिति क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए सहभोजिता, ऑप्शन बी आद्य सहयोग, ऑप्शन सी सहपारगता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सहभोजिता। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। लाइकेंस में शैवाल और कवक के बीच की परिस्थिति सहभोजिता कहलाती है। शैवाल उन कवकों को खाते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है। कवक शैवाल की सुरक्षा प्रदान करते हैं और जल और शोषण में सहायता करके इनकी सहायता करते हैं, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन डी दिया है एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन होता है तो ईस्ट में होता है। मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह धीरे धीरे बड़ा होकर जनक जीव से अलग हो जाता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा संपन्न होता है। तो अगला टॉपिक है पादप जगत। इसका क्वेश्चन है कौन से लक्षण किसी पादप को जलद्रव्य बनाते हैं? ऑप्शन ए यांत्रिक का अभाव, ऑप्शन बी है वायु ऊतक की उपस्थिति, ऑप्शन सी है सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति, ऑप्शन डी है एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति और वायु ऊतक की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति जलोद्भिद पौधों को लेने में और विकसित करने में मदद करती है। एरोकाइमा जो वायु ऊतक की उपस्थिति में पौधों में निम्नलिखित कार्य करती है। ऑप्शन ए जल में तैरने में मदद, वायु संचार में मदद, प्रकाश संश्लेषण में मदद, जल की पोषण और शोषण में मदद करती है। अतः एरोकाइमा की उपस्थिति जलविद पौधों को जल में जीवित रहने और विकसित करने में मदद करती है। उनकी जलीय परिस्थितियाँ जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद नहीं बनाती बल्कि एक पौधे को जलीय परिस्थितियों के बाहर जीवित रखने में मदद कराती है। जैसे पेड़ पौधे, घास, फूलदार पौधे को सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल की है? तो ऑप्शन ए है दलहन, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है बाजरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दलहन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। दिए गए विकल्पों में दलहन एक फलीदार फसल है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया, मटर आदि मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में करता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है ल्यूमिनियस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है फाइकोसाइनिन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ल्यूमिनियस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। इसके मुख्य कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए बैक्टीरिया नाइट्रोजिनस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इसलिए हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधे
और बैक्टीरिया के बीच अच्छा समन्वय दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया के पहले पादप परागण जिन्हें टिलडाइबिटिस कहा जाता है कि टिलडाइबिटिस जीवाश्म हाल में ही किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रूस। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, दुनिया के पहले पादप परागण जिन्हें टिलडाइबिटिस कहा जाता है कि टिलियाडेर्बिस जीवाश्म रूस में पाए गए थे। टिलियाडेर्बिस इवरिंक जैसे कीड़े हैं। रूस में पाए गए नमूने लगभग 280 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया गया था। इससे पहले ज्ञात परागण आच्छादित कीड़ों से लगभग 120 मिलियन पहले का है। अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का प्राणी है? ऑप्शन ए टोड, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। गर्म रक्त वाले जानवर बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। स्तनधारी और पक्षी गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण है। मछली, सरीसृप, उभयचर और ठंडे कीट वाले रक्त जानवरों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन है पत्तियों का, हड्डियों का, ऑप्शन सी पक्षियों का, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके पक्षियों का अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्द से बना है। ओर्निथ्स मतलब पक्षी और लॉजी मतलब सिद्धांत। यह पक्षियों के सभी पहलुओं जैसे शरीर के आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास स्वरूप, सहयोग, व्यवहार, आवाज, नकल करने की क्षमता आदि वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पादप आकृति से खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है उत्पादक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण या आवास में विभिन्न प्रकार के जीवों के मध्य संबंध दर्शाती है। जैसे पहला है शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, फिर निवारक। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में खास उत्पादक शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर होने वाले को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे पौष्टिक स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक वनस्पतिक हार्मोन है। अन्य वनस्पतिक हार्मोन जिबरेलिन, एथिलीन, एसिड है। इंसुलिन और एस्ट्रोजन एक पशु हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? आर्द्रता जल, बंधा हुआ जल, कोशिका जल, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोशिका जल से वृक्षों की जड़ों को पानी मिलता है। कोशिका क्रिया द्वारा वृक्षों की जड़ मृदा से जल प्राप्त करती है। इस क्रिया को कोशिका जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं? अंडाशय, बाह्यदल, परागकण, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परागकण। परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकण। इसका एक्सप्लेनेशन है, पुंकेसर में एक दीपालिक रचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परापुट कहते हैं। परापुट में ही परागण की उपस्थिति होती है। परागण वास्तविक नर युग्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है पानी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं हल्के और चिकने, चिपचिपे, सूखे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सूखे।
जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। जल परागकण वाली प्रजातियों के परागकण पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है जो उन्हें सूखा रखता है और उन्हें यह परत पानी भीगने से बचाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। वायु दाब, कोशिका तत्व, ऑप्शन सी ऑस्मेटिक दाब, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्मेटिक दाब। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश कारक ऑस्मोटिक दाब है। ऑस्मोटिक दाब अर्ध परागण में झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक आवेग प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया पानी मिट्टी से बाल जड़ों में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी में घोल हाइपोटोनिक है, जबकि जड़ बाल कोशिका में कोशिका रस हाइपोटोनिक है। फिर कोशिका पराशर द्वारा कार्टिकल कोशिकाओं से होकर गुजरता है, जड़ के जाइलम तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना है और जड़ नहीं है क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। इसमें गांठ और पर्व होते हैं। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक से अधिक। अदरक एक भूमिगत तना है और जड़ नहीं क्योंकि इसमें गांठ और पर्व होते हैं। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व, संधियाँ, पर्णकलिकाएं, शल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रह करने के कारण मोटा और मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण है हल्दी, अदरक, केला। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का वह भाग जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है कार्पेल, कोरोला, स्टेमेन। एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कार्पेल, ऑप्शन ए। निषेचन के बाद पुष्प अंडकोश में बदल जाता है। कार्पेल स्थिकेसर का एक भाग होता है। यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम। एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हिमालय नामक औषधीय पौधा कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की प्रांतों में पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, हिमालय यू नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हिमालय यू नामक औषधीय पौधा पाया जाता है और इसकी छाल और काट, टहनियों, जड़ों से टेक्सोल नामक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है। तो कौन सा यौगिक निकाला जाता है? तो टेक्सोल नामक। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के तंत्र, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो प्यूपिल, कार्निया, सिल्सिरी मसल्स। ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिल्सियस मसल्स। मानव आँख के फोकस की दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिल्सिरी मसल है। कार्निया का मुख्य कार्य प्रवेश, अपवर्तन और फोकस करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी, लाइमेक्रेल और ऑप्शन डी एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ग्रंथि स्राव को लक्ष्य स्थान तक ले जाने हेतु नलिकाएं नहीं होती, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इसे स्रावित पदार्थ उत्तक द्रव के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर सारे शरीर में फैलते हैं। इन पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। ऐसी ग्रंथियों में रुधिर वाहिनी अपेक्षाकृत अधिक होती है। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न है: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल बॉडी। लैमियन ग्रंथि आँख के पार्श्व छोर के ऊपर कक्षा के भीतर स्थित होता है। यह लगातार तलक पदार्थ छोड़ती है जो आँखों की सतह को साफ और सुरक्षित रखता है क्योंकि इसे चिकना और नम बनाता है। इन लैमिक्रमल स्राव को सामान्यतः आंसू के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो ऑप्शन ए है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी है प्लाज्मा,
ऑप्शन सी है लिम्फ, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्लाज्मा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। रक्त प्लाज्मा का तरल माध्यम होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय पदार्थ होता है। यह आयतन में संपूर्ण रुधिर का 55% भाग और शेष 45% लाल रंध्रीय कणिकाएं होती है। प्लाज्मा में 90% भाग जल और शेष 10% भाग प्रोटीन होता है तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन है संघ इकाई नोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? ऑप्शन ए त्रिस्तरीय है, इनमें सिलोमिलिक गुहा होती है। सेकंड ऑप्शन है इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल होता है। थर्ड ऑप्शन है विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री होती है। ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। संघ इकाइनोडर्मेटा समुद्री जीव होते हैं। इनका शरीर गोल, लंबवत और तार सदृश त्रिस्तरीय खंड विहीन होता है। इसमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है जो शिशु प्रवस्था में द्विपार्श्विक सममित परंतु वयस्क में पंचतंत्रीय होती है। वास्तविक देहगुहा रोमाभी पेरिटोनियम द्वारा घिरी होती है और अनेक नलिकाओं एवं पात्रों में बटी होती है, जिससे 3 विशिष्ट तंत्र बनते हैं: जल संवहनी, हीमल और पेरिहीमल। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन ए पादप वर्गीकी, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी पादप कार्यकी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्यकी प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके कार्यकी में पौधे में होने वाले विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन है? तो क्लाउडे बर्नार्ड है। अगला क्वेश्चन दिया है मोनेरा जगत से। मोनेरा जगत से कौन सा क्वेश्चन है? मृत जीवों के अपघटक कौन से है? तो पहला है आयरस, बैक्टीरिया, फंजाई। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के अपघटन करके उन्हें सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक के उदाहरण बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ हैं। अगला क्वेश्चन है कवक जगत से। लाइकेंस में शैवाल और कवक का रिश्ता पादप कार्यकी पारिस्थितिकी क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए सहभोजिता, ऑप्शन बी आद्य सहयोग, ऑप्शन सी सहपारिकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सहभोजिता। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। लाइकेंस में शैवाल और कवक के बीच की परिस्थितिकी सहभोजिता कहलाती है। शैवाल उन कवकों को खाते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है। कवक शैवाल की सुरक्षा प्रदान करते हैं और जल और शोषण में सहायता करके इनकी सहायता करते हैं, तो इसे सहभोजिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में। ऑप्शन डी दिया है एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन होता है तो ईस्ट में होता है। मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह धीरे धीरे बड़ा होकर जनक जीव से अलग हो जाता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा संपन्न होता है।